जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के का हम लोग आज लेक्चर 10 के साथ हम लोग उपस्थित हुए हैं। और लेक्चर 10 जो है न्यू बैच 2023 टू 2024 के लिए है, यानी यह उन स्टूडेंट के लिए है जो 2024 में बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे। हमने लेक्चर 9 में देखा था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसका व्यंजक हम लोगों ने प्राप्त किया था। दूसरी जो स्थिति होती है वो होती है विषुवतीय, देखिए निरक्षीय स्थिति भी कहते हैं, या इसको विषुवत तल में स्थित किसी बिंदु पर, जिसको हम इक्वेटोरियल लाइन भी कह सकते हैं या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी कह सकते हैं। तो कई इसके नाम हैं, इन नामों को हमें जानना होगा। सपोज कीजिए अगर ये वैद्युत द्विध्रुव है, तो अगर हम इस दिशा में, ध्यान दीजिए, अगर इधर के तरफ या इधर के तरफ वैद्युत क्षेत्र हम निकालते हैं तो यह अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति कहलाती है। और अगर हम इधर के तरफ या इधर के तरफ निकालते हैं तो यह निरक्षीय स्थिति या इसी को अनुप्रस्थ स्थिति कहते हैं या हम विषुवतीय तल कहते हैं। तो हम लोग अब महत्वपूर्ण सूत्र का डेरिवेशन करने जा रहे हैं। ध्यान पूर्वक देखें। हम मान लेते हैं कि कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है, ध्यान देना है आपको। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB जिसकी लंबाई 2L है और वैद्युत द्विध्रुव के A सिरे पर -Q कूलाम का आवेश तथा B सिरे पर +Q कूलाम का आवेश है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में, तो निरक्षीय स्थिति ये जिसको हम दिखा रहे थे, ये निरक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु, अगर ये ऊर्ध्वाधर दूरी होती है तो यह निरक्षीय स्थिति होती है। देखिए निरक्षीय स्थिति में स्थित कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। अब हम आपको ये भी बता दें कि +Q कूलाम के आवेश के कारण और -Q कूलाम के आवेश के कारण भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो देखें, हम ये मान लेते हैं कि +Q कूलाम के आवेश के कारण उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र E1 और -Q कूलाम के आवेश के कारण उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र E2 है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, हमको आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी मालूम होनी जरूरी है। तो हम यहाँ से B से P के बीच की दूरी निकाल लेंगे और उसी तरह से हम A से P के बीच की दूरी निकाल लेंगे। अगर यह कोण थीटा हो तो एक बात तो आपको ध्यान से समझ लेनी चाहिए, क्योंकि ये मध्य बिंदु है और ये दूरी स्मॉल r है, तो जो दूरी BP होगी वही दूरी AP होगी। अगर हम त्रिभुज, अच्छा एक बात और समझना है, ये पूरी लंबाई 2L है, तो पूरी लंबाई अगर 2L है तो आधी लंबाई जो होगी वो L हो जाएगी। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, कोण के सामने की भुजा लंब होती है, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। कर्ण की वैल्यू निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो बीपी का जो स्क्वायर होगा
वो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर के इक्वल होगा। और अगर मान लीजिए जरूरत पड़ी हमें बीपी निकालने की, तो ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर हो जाएगा। और ये भी आप याद में रखे रहिएगा कि एपी और बीपी दोनों आपस में बराबर होंगे। ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर होगा, इसको आप ध्यान में रखे रहेंगे। अब आपको मालूम है कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक होता है, और देखिए एक चीज हम आपको बताना भूल गए थे, ये भी आप ध्यान में रख के रहिएगा कि वैद्युत द्विध्रुव किसी ऐसे माध्यम में रखा गया है जिस माध्यम का परावैद्युतांक k है। ये हम नहीं बता पाए थे, इसको आप ध्यान में रखे रहिएगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्लस क्यू कूलाम के आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये हो जाएगा E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। और देखिए प्लस क्यू कूलाम का आवेश है, तो ये हो जाएगा प्लस क्यू, और अपान आर का मतलब यहां से देखिए बी से पी के बीच की दूरी। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, यहां पर बीपी का स्क्वायर करना होगा। तो अगर हम बीपी का स्क्वायर कर देंगे तो करनी हट जाएगी, और अगर करनी हट जाएगी तो यहां आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर हो जाएगा। एक बात और आप ध्यान में समझ लीजिए, ये E1 जो है धन आवेश के कारण उत्पन्न हो रहा है। तो धन आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो धन आवेश से दूर के तरफ होती है। तो धन आवेश से दूर के तरफ होगी, इसका मतलब ये हुआ कि E1 की जो दिशा होगी वो B से P के तरफ होगी। और इसके बाद अगर हम देखें, अगर E2 की वैल्यू हमें ज्ञात करना हो तो E2 के लिए AP की वैल्यू भी वही होगी जो BP की वैल्यू है। तो अब ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा AP का स्क्वायर। तो अगर आप AP का स्क्वायर करते हैं तो ये रूट हट जाएगा, और ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये ऋण आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो ऋण आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो ऋण आवेश के तरफ होती है। तो ऋण आवेश के तरफ होती है, मतलब यह P से A के तरफ होगी। हम लिख सकते हैं दिशा में, BP दिशा में, और ये हो जाएगा आपका PA दिशा में। अब जरा ध्यान पूर्वक देखे, थोड़ा सा देखना इधर कि E1 की दिशा B से, हम आपको वेक्टर के तरफ यहां दिखा रहे हैं, B से P के तरफ होगी, और E2 की जो दिशा होगी वो E से A के तरफ होगी। दरअसल यह फिगर जो बोर्ड पे बनाया गया है, वास्तव में ये फिगर होगा नहीं। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ धन आवेश है और यहाँ ऋण आवेश है। तो धन आवेश के कारण, अच्छा एक चीज और है, निरक्षीय स्थिति इधर के तरफ होती है, क्षैतिज दिशा में होती है। तो निरक्षीय स्थिति अगर क्षैतिज दिशा में होगी तो आपको ध्यान देना है कि E1 की दिशा यहां से इधर के तरफ होगी और E2 की दिशा यहां से इधर के तरफ होगी। तो संपूर्ण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या कि E1 का क्षैतिज घटक निकाल लेंगे, E2 का क्षैतिज घटक निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो वैद्युत क्षेत्र निकल जाएगा। तो क्षैतिज घटक ज्ञात करने के लिए आपको मालूम है कि हम जो है cos का मल्टीप्लाई cos थीटा से गुणा कर देते हैं तो निकल जाता है क्षैतिज घटक। तो इस स्थिति में हम संपूर्ण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू हम E1 cos थीटा और प्लस यहाँ कर देंगे, ये हो जाएगा E2 cos थीटा।
अब हम E1 E2 की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू मिलेगा, हम E1 का क्षैतिज घटक निकाल लिए थे, E2 का भी क्षैतिज घटक निकाल लिए थे। अब हम यहाँ पे रख देते हैं E1 की वैल्यू, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा Q/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये हो जाएगा cos थीटा, और प्लस अगर हम E2 की वैल्यू रख दें तो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा Q/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये हो जाएगा cos थीटा। अब जरा आपको ध्यान से समझना है, देखिए जो चीज यहां है वही चीज यहां है। अगर यह a है तो यह भी a है, तो a प्लस a जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा। तो अब देखिए जो चीज, इसको ध्यान में रखे रहिएगा, जो चीज यहां है वही चीज यहां है, जब जोड़ेंगे तो ये 2a हो जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ e की वैल्यू निकालें तो देखिए लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा Q/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, जो 2 आएगा 2 का गुणा हम cos थीटा में कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 cos थीटा हो जाएगा। ये हो गया 2 cos थीटा। अब देखिए हम यहाँ पर जरा cos थीटा की वैल्यू निकाल लें, तो देखिए यहाँ मैं निकाल लेता हूँ। cos थीटा बराबर आपको मालूम है आधार बटा में कर्ण होता है, आधार यल है और कर्ण आप देख रहे हैं √R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ये हो जाएगा L/√R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू रख देते हैं, और फिर देखें यहाँ पर अब हम कर रहे हैं इसके आगे का प्रोसेस यहाँ कर रहे हैं। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और फिर ये हो जाएगा आपका Q/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू 2, और cos थीटा की वैल्यू हम रख लेते हैं। cos थीटा की वैल्यू है यहाँ पर देखिए ये 2, और cos थीटा की वैल्यू है L/√R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो रूट को जानते हैं हम क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 1/2, पावर 1/2 जो होता है वो रूट होता है। अब देखिए क्या है, यहाँ पर ये Q इंटू 2L हो गया है, और आपको मालूम है कि Q इंटू 2L जो होता है ये वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो अब हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, Q इंटू 2L के जगह पे हो जाएगा P, और फिर यहाँ देखें ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 1 है, और यहाँ पर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 1/2 है। तो जब 1 में 1/2 जोड़ देंगे तो पावर 3/2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर हो जाएगा 3/2। अब जरा आप ध्यान से देखिए, R की तुलना में L का मान बहुत छोटा होता है, तो L का मान बहुत कम होता है, तो उसको हम नगण्य कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो जब छोड़ देंगे तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और फिर ये हो गया P/, देखिए L स्क्वायर, L जो है कैंसिल हो गया है, L जो है छोटी राशि उसलिए छोड़ दिए हैं। अब यहाँ बच गया R स्क्वायर और पावर हो गया 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका R क्यूब। तो ये रहा वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में या विषुवतीय तल पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब एक बात और ध्यान में रखे रहिए, देखिए ये निरक्षीय स्थिति है,
तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। तो इसको आप याद रखे रहिएगा, इसकी दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ होती है। यहां हम लिख दें धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ होती है। और इसके पहले वाले में देखा था आपने, अच्छी स्थिति में देखा था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ थी। इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा कि जब निरक्षीय स्थिति होती है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो सदिश राशि है और उसकी दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ होती है। अब अगर हम यहां पर आवेशों के चारों तरफ का माध्यम वायु अथवा निर्वात हो तो वायु अथवा निर्वात के लिए के की जगह पे हम 1 कर देंगे। तो के जगह पे 1 कर देंगे तो यही फार्मूला आपको मिल जाएगा, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा P/R³। ये फार्मूला हो जाएगा। और अगर हम वैल्यू रख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप जानते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो E = हो जाएगा 9 × 10⁹ और ये हो जाएगा P/R³। तो इसको आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहेंगे। ये तीनों स्थितियां जो हैं निरक्षीय स्थिति को प्रदर्शित करती हैं और इसको आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से तैयार रखे रहिएगा। और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को, जितने भी स्टूडेंट यहाँ क्लास में मौजूद हैं, हमें उम्मीद है कि आप सबको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। सबको समझ में आ गया है? yes, और हमें उम्मीद है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी समझ में आ गया होगा। ये सारी चीजें तो आपको समझाई गई हैं, वीडियो से केवल समझ सकते हैं, लेकिन अगर आपको महामना इंस्टीट्यूट का हर सब्जेक्ट का अगर बढ़िया नोट चाहिए, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, तो आपको महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना पड़ेगा। क्योंकि महामना इंस्टीट्यूट में सभी न्यू बैच जो है शुरू हो गए हैं। 9th 10th 11th 12 यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, साइंस, आर्ट, कॉमर्स के सभी बैच प्रारंभ हो गए हैं। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पढ़ाने वाले जितने भी सर लोग हैं सभी लोग वाराणसी के अपने आप में बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं और यहाँ की टीम बहुत ही अच्छी है। चाहे वो केमिस्ट्री के सर हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सोशल हो, तो अगर आपको हर सब्जेक्ट का अच्छा विशेषज्ञ होना है और आगे जा करके अपने लाइफ को बहुत सिक्योर कर लेना है तो महामना इंस्टीट्यूट में तत्काल आप एडमिशन ले लीजिए। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके कि बतावें और वीडियो को शेयर आप जरूर कीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। You're most welcome.